हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट दीपिका कक्कड़ एंड शोएब इब्राहिम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनके रिलेशनशिप के बारे में कि कैसे मैडम ने अपने फर्स्ट हस्बैंड को जो है वो चीट किया है शोएब के साथ मिलकर, वो भी अपने शो ससुराल सिमर का शो की शूटिंग के दौरान। इस वीडियो में मैं खुद की तरफ से कोई भी एलिगेशन नहीं लगाऊंगी, इनके खुद के ही कुछ ओल्ड इंटरव्यूज लेंगे हम, जिसमें इन्होंने खुद बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक बातें खुद बोली हैं, तो उन्हीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इनकी पोल खोलेंगे। जहां पर एक वीडियो में जनाब ये भी कहते हैं कि इन्होंने जब दीपिका को पहली बार प्यार वाली नजर से जब देखा था तब वो सिमर की गेटअप में थी। शो में जब इनके शादी के एपिसोड चल रहे थे तब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। तो इनकी खुद के इंटरव्यूज में इन्होंने काफी कुछ ऐसा बोला है, तो उसी से इनकी पोल खोलना शुरू करते हैं। Okay, now Vegas X. Do you have any love song which best describes your relationship? इश्क इश्क। वो सॉन्ग पसंद ही बहुत पसंद है और इस वक्त वो सॉन्ग रिलीज हुआ था तो ऐसा लगता था कि शायद हमारे लिए लिखा हुआ है। सो मैडम का जो शो है ससुराल सिमर का, वो आया था अप्रैल 2011 में, और ये गाना इश्क रिस्क ये रिलीज हुआ था अगस्त 2011 में, यानी 4 महीने के अंदर ही एक शादीशुदा औरत को अपने को एक्टर से प्यार हो गया था, वो भी सिर्फ 4 महीने में। और गूगल के अकॉर्डिंग दीपिका का जो एक्स हस्बैंड है रौनक, उनके साथ इनकी शादी हुई थी 2011 में ही। 2011 में ही जो है वो तुम्हारी शादी भी हुई है। 2011 में ही जो है वो तुम्हें किसी दूसरे आदमी से भी प्यार हो गया और उसके साथ कुछ फील हुआ इसे। हम लोग जब शो में साथ नहीं रहे, जब निकल चुके थे शो से, एंड आई वाज स्टिल इन एसएसके, एंड आई थिंक भोपाल गए थे एक महीने। दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि इट इज नॉट जस्ट फ्रेंडशिप, कुछ थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज़ वो दोनों जो एक दूसरे को मिस कर रहे थे और जो साथ रह नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे एक दूसरे को, उससे समझ में आता है कि इट्स नॉट जस्ट लव। एंड ऐसा ये खुद बोलते हैं, खुद ये कहते हैं कि उन्होंने कभी फॉर्मली एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। हमने आज तक कोई फॉर्मली प्रपोज एक दूसरे को नहीं किया है। अगर खुद फॉर्मली प्रपोज नहीं किया तो 4 महीने के अंदर ही ये कैसे पता चल गया था कि ये जो गाना है वो तुम दोनों के लिए ही बना है। इसका फेवरेट गाना है मेरी प्रेजेंट की फिल्म में इश्क। मुश्किलों में ये गाने जो भी चाहे कराने बदले दिलों के फैसले मन का मौजी इसके दो जी अलबेली सी राहों पे ले चले कोई पीछे ना आगे है फिर भी जाने क्यों आगे है मारा इसके दिल मेरा। ये इनके शो के शूटिंग के दौरान का वीडियो है, जब शोएब से ये पूछा गया था कि उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो मैडम यहाँ पर खुद उछल के ये बता रही है कि इनका फेवरेट सॉन्ग है इश्क रिस्क। एक शादीशुदा औरत को ये मालूम है कि उसके को एक्टर का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, और इन दोनों को ये लगता था कि ये गाना इन्हीं के लिए बना है। एक तो इस वीडियो में जैसा ये बिहेव कर रही है, तो क्या ये शादीशुदा महिला को शोभा देता है? मैडम, उस समय तुम किसी और के साथ मैरिड थी और अपने को एक्टर के साथ इतना टची बिहेवियर दिखा रही हो कि जैसे तुम दोनों पति पत्नी हो। इतना टची बिहेवियर मैडम, और एक पल के लिए तो मैडम यहाँ पे जो है वो इमोशनल भी हो गई थी जब जनाब गाना गा रही थी। ऐसा क्या एहसास हो गया था मैडम? क्या उसी समय एहसास हो गया था कि हाँ ये गाना तो हमारे लिए ही बना है? इतना बिहेवियर तो आज इनके खुद के व्लॉग्स में देखने को नहीं मिलता है। मैडम जो है वो बिल्कुल ऐसे तड़पती रहती है जनाब से बातें करने के लिए, और जनाब जो है वो दूर दूर भागते रहते हैं। मैडम बैठ के बात करेंगी, जनाब जो है वो अपनी तरफ से कोई भी रिएक्शन देती ही नहीं है, सिर्फ नॉर्मली बैठा रहेगा ये आदमी। और मैडम जो है उस समय भी पता चलता है ये बहुत ज्यादा पागल थी, उछलती रहती थी, और आज भी शोएब के पीछे पागल है। बिल्कुल होना भी चाहिए हस्बैंड वाइफ है, लेकिन उस समय तुम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे। तुम दोनों के बीच में ना आज भी ब्लॉग में इतना प्यार नहीं दिखता है जितना पहले दिखता था, वो भी तब जब तुम किसी और के साथ शादीशुदा थी। जब हम दोनों पूरा दिन हम लोग गानों से एक दूसरे चैट कर रहे होते, तो वो जो मिसिंग वाला फेस था ना, उसमें कि मॉर्निंग में मैं शोएब की तरफ से कोई ये गाने की लाइन आ गई, फिर मैं थोड़ा सोची उसका रिप्लाई भी गाने की लाइन में ही करूंगी, तो दिस वाज सॉन्ग्स हैव बीन अ वेरी प्रोमिनेंट। सो यहाँ पर ना ये खुद एक्सेप्ट भी कर रही है रश्मि के इस इंटरव्यू में कि ये दोनों जो थे वो गानों में बातें करती थी। और एक तो ये लोग अपने हर वीडियो में ये एक बात हमेशा बोलते हैं कि जब शोएब ने शो लेफ्ट किया था उस समय इनको एहसास हुआ था कि इन दोनों के बीच में कुछ है। तो दीपिका जी, आपको तो ससुराल सिमर का सेट पर ससुराल का रास्ता ही मिला। लोगों ने जब साथ काम करना शुरू किया तो इंस्टेंट यू नो हम बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। तो उस दौरान ही जेड वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, एंड बाद में ही लेफ्ट द शो, तब निकाल दिया। दिस स्टार्टेड फ्रॉम बहुत ही अलग कहानी थी। जब हमने रियलाइज किया कि हां कुछ है, तब तक तो मैं आई थिंक ससुराल छोटी छोटा आ इनका कोई भी इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, कोई भी इंटरव्यू, हर एक इंटरव्यू में इनका सेम ही ये रहता है कि इनको पहली बार प्यार तब हुआ था, पहली बार फील तब हुआ था जब शोएब ने शो लेफ्ट किया। लेकिन जब शोएब ने शो लेफ्ट किया उस समय आप शादीशुदा थी, सो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको किसी के लिए कुछ फील हुआ? 2011 में जो है वो इश्क रिश्क सॉन्ग रिलीज हुआ, उसमें ये बताते हैं कि ये हमारे लिए बना है। जब शो लेफ्ट किया तब फील होता है कि हमारे बीच में कुछ है। अगर शो लेफ्ट करने के बाद कुछ फील हुआ तो शो की शूटिंग के दौरान ही। शोएब जब इश्क रिश्क गाना गा रही थी तब एक पल के लिए तुम इतना इमोशनल क्यों हो गई थी और पिल्लों से अपना चेहरा क्यों छिपाने लग गई थी?
2011 में हम लोग मिले थे, तो 2013 में हम लोग का फ्रेंड्स वाला रिलेशन था, फ्रेंडशिप। फिर 2013 में जब मैंने शो छोड़ा, उसके बाद जब मैं भोपाल गया, तब हम दोनों को एहसास हुआ कि नहीं कुछ तो है। फिर वहाँ से चीज़ें धीरे-धीरे शुरू हुई, आगे बढ़ी, मीटिंग वाला फेज़ आया। आई थिंक सो यहाँ पर भी ये दोनों बोल रहे हैं कि 2011 से 2013 के बीच ये दोनों दोस्त थे। अगर दोस्त थे तो गाना रिलीज होने पर तुम्हें ये क्यों लगा कि ये गाना जो है वो तुम्हारे लिए ही बना है? हमें तुमसे प्यार कितना हो गया, सादिया ने किया, इसलिए इसमें सिर्फ हमारे बहुत मेरी कहानी है मुश्किल। भाई जो वो गाना सुन के हम दोनों रोए। ये भी ऐसा है। रोते थे आप लोग? हम दोनों बैठ के कार में बैठ के रोते। कौन? सो इस वीडियो में भी ये बोलते हैं कि इश्क रिस्क और जो बॉडीगार्ड मूवी का गाना है, ये जो है वो इनके फेवरेट सॉन्ग थे। और ये गाना जो है ये बैठकर सुनते वक्त रोते थे। सो यहाँ पर भी ये क्लियर होता है कि इनका अफेयर था। और फिर ये लेक्चर देते हैं रिश्तों के ऊपर कि हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं। और शो की शूटिंग के दौरान अपने को एक्टर से इतना टची बिहेवियर दिखा रही थी। तो चलो को एक्टर जो है वो दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन इतना क्लोज बिहेवियर तो किसी का नहीं होता है। तुम तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि वो तुम्हारा पति हो उसी समय। और एक तो ये फिर ना महरम और महरम का जो है ये सबसे ज्यादा लेक्चर भी दे रहे हैं, तो इसलिए भी ये बात जो है ना इनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम जो होते हैं ना वो किसी गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, हम उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसको अपने पहले हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम थी। अगस्त में ही मैडम का जो है वो बर्थडे भी आता है। उस समय इनके हस्बैंड ने एक ही बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी दी थी जिसमें जनाब भी इन्वाइटेड थे। उसी बर्थडे पार्टी में मैडम अपने हस्बैंड के साथ जो उछल कूद करके जो एंजॉय कर रही थी शो की शूटिंग के सेट पर, ये अपने हस्बैंड के पीछे जो है इसका अपने को एक्टर के साथ लव सीन चलता था। दोनों मिलकर उसको चीट कर रहे थे। उनसे वो लव करते हैं। चूतिया बनाया तुमको। एक आदमी जिसके भाई की वजह से तुमको काम मिला, क्योंकि इसको इसका पहला शो देवी मिला था अपने ब्रदर इन लॉ आलोक सैमसन की वजह से। और ये उस समय जो है ना रौनक है उससे मैरिड भी थी। ये फेसबुक पे कुछ स्क्रीनशॉट है जिसमें लोग दीपिका को उसके फर्स्ट शो देवी के प्रोमो रिलीज होने पर उसकी तारीफ कर रहे थे। तब दीपिका के एक्स हस्बैंड उनको रिप्लाई देते हैं और ये बोलते हैं कि आई एम जस्ट अ लवेबल हस्बैंड। तो यहाँ पर वो बोल रहा है आई एम जस्ट अ लवेबल हस्बैंड, तो इससे पता चलता है कि ये उस समय उसका पति था, ये दोनों शादीशुदा थे। और एक आदमी तो ये भी बोलता है कि दीपिका को ये सब मिला है, आज वो जहाँ भी है वो सिर्फ इसलिए बिकॉज अ हस्बैंड लाइक यू, यानी कि अ हस्बैंड लाइक यू रौनक। यानी कि ये दोनों जो है वो 2010 में शादीशुदा थे। और मैडम सबको ये बताती है कि इनकी शादी हुई थी रौनक से 2011 में, यानी कि ये झूठ है। आप शॉर्ट में बता दीजिए और कोई आपका गॉडफादर है क्या इंडस्ट्री में? मैं गॉडफादर होता तो पता नहीं आज कहाँ होते। नहीं, हमारा एक ही गॉडफादर है, वो झूठ बोलता तो तुम्हारा जो गॉड फादर है ना वो तुम्हारा एक्स ब्रदर इन लॉ आलोक है, क्योंकि उसी की वजह से बॉलीवुड में और वो टीवी इंडस्ट्री में ना वो काफी लोगों को जानता है। तो उसी की वजह से जो है ना वो तुम्हें तुम्हारा पहला शो मिला था। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा कोई गॉड फादर नहीं है? दीपिका भी जो है ना वो रौनक का फेसबुक यूज करती थी कई बार, तो कोई उसको ऐसे ही तारीफ कर रहा था उसके शो की, तो उसमें वो बोलते हैं कि आलोक के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। यानी कि तुम खुद एक्सेप्ट कर रही हो कि उसी की वजह से तुम्हें शो मिला है, उसी की वजह से तुम वहां हो। और फिर ये बोल दिया कि इनका कोई गॉड फादर नहीं है, अगर गॉड फादर होता तो ये पता नहीं कहाँ होती। तुम आज जहाँ भी हो ना वो सिर्फ और सिर्फ आलोक की वजह से हो, अपने एक्स हस्बैंड की वजह से हो, अपने इन लॉज की वजह से हो। लेकिन आज इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन एक्स हस्बैंड, कौन इन लॉज, कौन रौनक, कौन जो है वो आलोक। अब इस सबको भूल चुकी है, इसका फायदा जो है वो निकल चुका है पूरी तरह से। जिस पति ने तुम्हें इतना सपोर्ट किया उसी को तुमने लास्ट में चीट कर दिया अपने को एक्टर के साथ मिलकर। रौनक को इनके अफेयर के बारे में पता लग गया था और इसी वजह से शोएब को जो है वो सीरियल ससुराल सिमरका में सीन्स मिलना बंद हो गए थे, उसके डायलॉग्स कम हो गए थे, सीन्स कम हो गए थे, इसीलिए उसने शो लेफ्ट किया। बिकॉज वो भी बहुत परेशान हो गया था कि मेरे डायलॉग जो है वो तो कट हो रहे हैं। और उस समय शादीशुदा मैडम को शो लेफ्ट करते ही, जनाब के शो लेफ्ट करते ही ये एहसास हो गया कि इन दोनों के बीच में कुछ है। और इनके अफेयर की बात पूरे सेट पर सबको पता थी कि इनका आपस में चक्कर चल रहा है। तुमने अपने हस्बैंड को जो है वो चीट किया, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन ये बहुत उछल उछल के सबको बताते हैं कि इस फैमिली ने, शोएब की फैमिली ने जो है वो इसको एक्सेप्ट किया है, इसको बेटी माना है। मेरी लाइफ में खुशियां ही इनकी वजह से आई हैं, इस फैमिली की वजह से आई हैं। और ये क्या हो गया? एंड मेरी ये बहुत बड़ी बात थी कि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी ननद सब लोग मुझे घर की बेटी जैसा प्यार करते हैं। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ा मैडम, क्योंकि तुम्हारा जो है वो चक्कर चल रहा था उनके बेटे की से। और जो शोएब है ना वो भोपाल में रहते थे कैसे एरिया में, जो कि बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था, बहुत ही पुअर एरिया था वो। तो किसी की फैमिली को पुअर एरिया से मुंबई जैसे एरिया में लाकर रखना
उनका खर्चा उठाना, उनको सब सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराना। बट लाइक 3 साल ऐसे थे मेरे पास काम मेरे अकाउंट में आप मान के चलो शायद 10,000 रुपए होंगे 3 साल किसने पूरा घर को यहाँ पे किराए से रेंट दिला के रूम रख के मॉम डैड पापा उनकी दवाइयाँ इलाज सारी चीजें तो ये है शेयर। जब मैंने शो छोड़ा उसके बाद जब मैं भोपाल गया तब हम दोनों का एहसास हुआ कि नहीं कुछ तो है। फिर वहाँ से चीजें धीरे धीरे शुरू हुई, आगे बढ़ी, डेटिंग वाला फेज आया। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारा डेटिंग वाला फेज बहुत कम वक्त लिया है, आई थिंक 1 आध साल मुश्किल से, क्योंकि उसके बाद घर की रिस्पांसिबिलिटी हम दोनों में ऐसी आ अच्छा गई। वैसा हाँ तो इस फैमिली ने तुम्हें इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि तुमने इनकी जिंदगी बदल दी बिल्कुल। ये लोग कहाँ, भोपाल में बिल्कुल बहुत ही पुअर एरिया में ये लोग रहते थे, इनको इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, और अब ये लोग मीरा रोड जैसे एरिया में रह रहे हैं। तुमने इनका खर्चा उठाया, इनको संभाला, तुम्हारी सास खुद तुम्हें जो है वो फरिश्ता बहू कहती है क्योंकि तुमने इनकी जिंदगी बदल दी बिल्कुल। तो ये लोग तो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे ही। इनके ऊपर भी तो ये प्रेशर था ना कि इतने साल तुमने इनका खर्चा उठाया, अब ये लोग भी तुम्हें जो है वो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा इनको। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका डाइवोर्स तो अब हो चुका था, अब इसको चाहिए था कि जनाब जो है वो इससे शादी कर ले, और जनाब जो थे उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से रही है उसके पेरेंट्स। तो जनाब को खुश करने के लिए मैडम ने क्या किया, उनकी पूरी फैमिली को ये मीरा रोड लेकर आ गई, उनको वहां पर रखा ताकि जनाब जो है वो इससे शादी कर ले, क्योंकि जनाब की फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके पेरेंट्स। और जनाब जो है ना वो अपने व्लॉग्स में ये दिखाते भी हैं, मतलब कि इनका जो है वो इनके पेरेंट्स के साथ वो रिलेशनशिप है जो कि हर बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ होता है, और जनाब की हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी रहे हैं इनके पेरेंट्स। जनाब का जो बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट है ना वो भी वही है। तो उस शो का पहला प्रोमो आया एनडीटीवी पे, पहले वो मेरे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट था, वो कैसा मोमेंट था शायद मैं कभी नहीं भूल सकता। और दूसरा जो हैप्पी मोमेंट था वो था कबूल। तो इसके पेरेंट्स का जो है ये जो उनका जो रिएक्शन था वो इसका सबसे फेवरेट रिएक्शन है, मेमोरेबल मोमेंट है। तो उसके पेरेंट्स को खुश करने के लिए मैडम जो है ना वो उनको मीरा रोड लेकर आ गई थी ताकि जनाब भी खुश हो जाए। तो जनाब का फेवरेट मोमेंट तो ये है, लेकिन आपको पता है हमारी मैडम का फेवरेट मोमेंट क्या है? और दूसरा जो हैप्पी मोमेंट था वो था कबूल। हाँ, मेरा वही है डेफिनेटली हमारा निकाह। दैट मोमेंट यू नो फिल्मों में देखा है कि जस्ट टू ब्यूटीफुल, एंड मेरे लिए निकाह बहुत बहुत ज्यादा फॉर मी इट्स लाइक अ न्यू बर्थ। तो देखो कुछ लोगों का होता है शादी भी, कुछ लोगों के लिए मेमोरेबल होती है, हर किसी के लिए होती, लेकिन मैडम की फर्स्ट प्रायोरिटी शोएब है और शोएब की फर्स्ट प्रायोरिटी उसके पेरेंट्स है। ये तरीके से मेरा और कभी सबका ख्याल रखना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, मेरे लिए वही सबसे ज्यादा करता है। बाकी राइट ये छोटी-छोटी चीजें मन बनाओ, ये करना वो करना, ये नहीं किया मुझे अच्छा लगता है। इंपॉर्टेंट है कि फैमिली में कोई तकलीफ ना आए किसी को, तो उसका ये बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए शोएब की प्रायोरिटी यानी कि उसके पेरेंट्स को खुश करने के लिए ये उनको मीरा रोड लेकर आ गई, और इसलिए फिर बाद में शोएब ने इससे शादी कर ली जो कि मैडम को चाहिए था। और एक बार जब इनसे ये पूछा गया था ना कि ससुराल सिमर का शो में आपका सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट क्या था, शादी हुई थी, शादी में वो वीक था, हाँ, बहुत मजा आया। वो जो वीक था वो बहुत मजेदार था, उसमें बहुत सारी मस्ती की थी, हम एक दूसरे के काफी क्लोज भी आए थे, ऐसा फ्रेंड काफी चीजें जाने थे हम एक दूसरे के बारे में। सो एक अनमैरिड आदमी का सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट है जिसमें वो शो में शादी कर रहा है अपनी हीरोइन से, वो भी उस हीरोइन के बारे में ये सोच रहा है जो उस समय मैरिड थी। ओपनली ये बोल भी रहा है कि दोनों उस समय क्लोज आ गए थे, बट एज ए फ्रेंड ओके। और एक बार वो जब जनाब से ये पूछा गया था ना कि पहली बार प्यार वाली नजर से कब देखा था आपने दीपिका को, तब उसने क्या पहना था? पहली बार दीपिका को उस नजर से नोटिस किया था, मतलब प्यार वाली। अरे बाप रे, तो मुझे भी याद नहीं है इन्होंने क्या पहना था? अरे प्यार वाली ना, बहुत बड़ी बात है। हां तो सिमर में थी, सिमर की आइटम में थी सही। तो ये बोलता है कि वो सिमर के गेट में थी। तो यानी कि मैडम उस समय मैरिड थी और एक तो सिंगल आदमी एक शादीशुदा औरत के बारे में ये सब सोच रहा है कि वो मेरा सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट है। जब ये सिमर के गेटअप में थी तब मुझे इससे प्यार हो गया था। उस समय इनके बीच में ये सब चल रहा था, लेकिन ये लोग हमेशा ना अपने इनके कितने भी इंटरव्यू उठा के आप देख लीजिए, इन्होंने एक बात हमेशा बोली कि जब शो लेफ्ट किया था तब इन दोनों को एहसास हुआ था कि इन दोनों के बीच में कुछ है, ये कुछ फील करते थे एक दूसरे के लिए, उन्होंने इनको रियलाइज हो गया था ये। लेकिन 2013 में ही जब मैडम की एक बार ये न्यूज आई थी कि ये जो है वो डाइवोर्स ले रही है, तब इन्होंने बोला था कि इनका कोई डाइवोर्स नहीं हो रहा है। तो इन्होंने फिर भी यहाँ भी एक झूठ बोला था, जबकि इस समय ये बोल रहे हैं कि इनको ये एहसास हो गया था कि इनके बीच में कुछ है, लेकिन डाइवोर्स से भी इन्होंने मना कर दिया था। तो जनाब का जो है वो एक शादीशुदा महिला पर जो है वो दिल आ गया था, उनके साथ इन्होंने अफेयर किया। और हमेशा ही अपने ब्लॉग्स में बोलते हैं कि अम्मी ने मुझे ये सब सिखाया है, अम्मी ने मुझे वो सब सिखाया। तो क्या अम्मी ने ये सब भी सिखाया था कि कैसे एक शादीशुदा औरत से शादी करो? तो ये तो इनके रिश्ते हैं ऐसे। और ये दीपिका मैडम ये तो इतना ज्यादा लेक्चर देती है दूसरों को, इसका खुद का अफेयर था, इसने अपने उस पति को चीट किया जिसकी वजह से आज ये यहाँ पर है, आज इसको सब लोग जानते हैं। अपने ब्रदर इन लोगों को कभी भी क्रेडिट नहीं दिया कि उसकी वजह से इसको अपना पहला शो मिला था। ये गॉडफादर होने से भी मना कर देती है, खुद का चक्कर था, अपने हस्बैंड को चीट किया, एक अनमैरिड लड़के से जो है इसने अफेयर किया। और जब सबा ने अपना रिलेशनशिप के बारे में सबको बताया
अपना रिलेशनशिप जो है वो ओपन किया, सबको बताया इसके बारे में कि सनी का और उसका 7 साल से रिलेशनशिप था, तब ये उसको क्या लेक्चर देती है। दोनों ने भले 6 साल 7 साल जितने भी साल की खिचड़ी पकाई, लेकिन अच्छे कायदे के तरीके से मतलब कायदे की बात कर कौन रहा है, जिसका खुद का चक्कर था, जिसने खुद ने जो है वो जिस साल इसकी शादी हुई 2011 में, उसी साल किसी और आदमी से 4 महीने के अंदर इसने जो है वो अफेयर कर लिया, और अभी ये दूसरों को बैठ के कायदे की बातें बता रही है कि कायदे से सब किया, दोनों फैमिलीज से जो है वो इन्होंने बताया है, तब जाके इनका रिलेशनशिप हुआ है। ये ऐसी बातें कर रही है, इसी बिहेवियर की वजह से लोगों को प्रॉब्लम है, तुम्हारे इसी ज्ञान की वजह से प्रॉब्लम है लोगों को, जो तुम ये बैठकर दूसरों को जज करते हो, इतना ज्यादा ज्ञान देते हो। तुम्हारा खुद का चक्कर चल रहा था, तुमने बिल्कुल भी शर्म नहीं की अपने उस हस्बैंड को चीट करने में, जिसकी वजह से आज तुम इतना बड़ा तुमने अपना नाम कमाया है। तुमने अपने उस हस्बैंड को चीट किया और आज तुम जो है जो दूसरों को बैठकर ज्ञान दे रही हो। इसी बिहेवियर की वजह से लोगों को तुमसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और फिर ना हमेशा ये भी बात ये बोलते रहते हैं कि कभी इन्होंने ना फॉर्मली एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। हमने आज तक कोई फॉर्मली प्रपोज एक दूसरे को नहीं किया है। बट मैडम हमेशा ये चाहते थे कि जनाब जो है वो उनको प्रपोज करे, उनको एक फॉर्मली प्रपोज करे, लेकिन इनको कब करना है वो ये डिसाइड करेंगे। प्रपोज देखिए मैं तो बहुत शर्मिला I am still waiting for that, by the way. Definitely हमारे देश में हमें वो मौका भी आया नहीं कि हमने फॉर्मली एक दूसरे में किसी को भी प्रपोज किया हो, बट यस मैंने ऑलरेडी वार्निंग दे रखी है कि आई डेफिनेटली नीड अ फॉर्मल प्रपोजल। और इन्होंने हमेशा ये बोला कि नच पलिए के सेट पर पहली बार प्रपोज किया था। ओके अभी फ्रेंडशिप पर कुछ है जो हम दोनों मतलब हम लोग ने कभी ऐसे कन्फेस नहीं किया है, वो एक समझते थे बट कभी ऐसे बोला नहीं। वो आई थिंक ऑफिशियली फर्स्ट नेचुरली के स्टेज पे था। हम फॉर्मल एक दूसरे को बोला नहीं आई लव यू ऑफिशियली प्रपोज होता है, ऑफिशियली पहली बार प्रपोज किया था, आई बोला था स्टेज पे। एक तो मुझे ये जानना है कि जब नच पलिए के सेट पर पहली बार प्रपोज किया था तो तुम दोनों इतने साल रिलेशनशिप में कैसे रहे, ये भी इनके इंटरव्यू से ही हम जानेंगे। तो ये इंटरव्यू इन्होंने दिया था शादी के बाद, जिसमें ये बता रही है I think for me, the toughest time when he was not around was when he had gone for a shoot to Bidani for 40 days. I think जल्दी बोले कैसे निकाले shoot के exhibition करते हैं, कभी पूरा दिन निकलता बात नहीं। That period और that was I think 2 years back, 3 years back। तो तब तक हम काफी we were sure कि हाँ हम लोग रिलेशनशिप में। हाँ, यानी कि 2015 में मैडम को जो है वो एहसास हो गया था कि ये एक रिलेशनशिप है, जब जनाब किसी काम से बाहर गए थे एक शूटिंग के लिए। ठीक है, यानी कि ये लोग लिव इन में रह रहे थे और 2015 में ही मैडम का डाइवोर्स हुआ था। तो 2015 में इनका डाइवोर्स हुआ था और तब ये लिव इन में ही रहने चली गई थी साथ साथ। तो ये लिव इन में कैसे रह सकता है कोई बिना प्रपोज के? बिना प्रपोज के तो कोई नहीं रह सकता। दोनों के बीच में एक कमिटमेंट तो होती ही है, कुछ ना कुछ तो होता ही है, तभी तो साथ में रह रही है ना। तुम किसी की फैमिली को लाकर उनका पूरा खर्चा उठा रही हो, फिर बाद में उनको ये बता रही हो कि हमने कभी फॉर्मली प्रपोज नहीं किया था। कभी ये कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। यही होता है जब इंसान जो है ना वो हद से ज्यादा झूठ बोलता है। तो यानी कि इस इंटरव्यू से पता चलता है कि 2015 में लिव इन में थी। इसी इंटरव्यू में ये एक और बात कर रहा है कि I think for me, the toughest time when he was not around was when he had gone for a shoot to Bidani for 40 days. I think जल्दी बोले कैसे निकाले बात नहीं। That period और that was I think 2 years back, 3 years back। तो तब तक हम काफी we were sure कि हाँ हम लोग रिलेशनशिप में। So that was very difficult for me। वो period से जब ये वापस आए उसके बाद मेरे लिए एटलीस्ट रिलेशन was on a different level because और ये और मेरी फैमिली दोनों साथ थे। तो जो फैमिली की पीछे बॉडी हुई है मम्मी से इसकी 40 दिन की है, 40 दिन में मुझे बोली है ये और इसकी फैमिली जो है वो अकेली थी, इनका बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। लेकिन अभी हाल ही में एक और इन्होंने अपने ब्लॉग्स में ये बात बोली है। अम्मी ने अपने किसी की बहुत समझदारी दिखाई, बहुत सारी। पहले हुआ शुरू में जब देखे आई था यार लाइफ से मेरा लाइफ से आई स्टार्टिंग में बहुत चंगा था, लेकिन मैं छक गया, मैं पक गया, मैं जाऊं शूट पे उसने शूट कर लिया। मैं जाऊं शूट पे नहीं मेरा कुछ शिकायत की ना अम्मी तरफ से मार के खबर नहीं आनी चाहिए। एक महीना लेना कितना शूट करना आपस में मुझे नहीं सकता, और वो एक महीना उसके बाद कुछ नहीं किया। हाँ, तो यहाँ ये बोल रहा है कि इनके बीच में सैंडविच बन गया था। ये इनसे इतना ज्यादा परेशान हो गया था, इतना छक गया था कि ये जो है वो शूट पर चला गया था और ये बोलकर गया था कि जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। तो यही ज्ञान जो तुम लोग दुनिया को देते हो ना, तुमने पहले इंटरव्यू में ये बोला है कि तुम्हारा फैमिली बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है। जब तुम बाहर चले गए थे तो दीपिका और तुम्हारी फैमिली एक साथ थी, उनका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और आज तुम लोग खुद ये बोल रहे हो कि उस समय तुम थककर जो है वो इनसे चले गए थे क्योंकि तुम इनके बीच में सैंडविच बन गए थे। तो मतलब किसी ने तो पहली बात तो तुम्हें बोला नहीं था अपना फैमिली बॉन्ड दिखाने को। तुमने खुद जो है अपना अच्छा फैमिली बॉन्ड दिखाने के लिए इतना झूठ बोला। आज तुम्हारी वही पोल जो है वो खुल रही है। तुमको महान बनना था और अब तुम्हारी जो रियल महानता है वो लोगों को पता चल रही है कि तुम कैसे हो। ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम अपने व्लॉग्स में जो है वो कुछ भी करो, अपनी तारीफें करते रहो और लोग तुम्हें जो है कुछ ना कहे, तुम्हारा झूठा ज्ञान जो है वो सुनते रहे। तुम दूसरों को बैठकर जज करो। तुम्हारी पूरी फैमिली बैठकर दूसरों को जज करती थी क्या आज भी करते हो तुम? अब तो तुम लोगों ने थोड़ा कम कर दिया, लेकिन पहले तुम लोग सारे के सब बैठकर जो है ना बैठकर हमेशा दूसरों को जज करते थे कि दूसरों की फैमिलीज में ऐसा होता है। पर कोई तुम्हारी फैमिली को जज ना करे। अगर कोई तुम्हारी फैमिली को जज कर रहा है तो वो तुम्हारे हेटर्स हो जाते हैं। सो इसी ब्लॉग में ये बात भी कर रही थी कि ये दीपिका जो है ये हमेशा अपने इन-लॉज की तारीफ तो करती ही रहती है। तो इसी ब्लॉग में जिसमें ये कह रहा है ना कि सैंडविच बन गई थी, तो उसमें ये कह रही है कि अम्मी ने अपनी तरफ की बहुत समझदारी दिखाई है। तो मतलब क्या समझदारी दिखाई थी अम्मी ने? मुझे तो आज तक यही नहीं दिख रहा है।
क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की है। अम्मी ने अपनी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं लाया है, जो भी चेंज लाया है वो तुमने किया है। तुम अपनी लाइफ में चेंज नहीं कराई हो। अम्मी तो जैसा पहले रहती थी वो आज भी वैसे ही रह रही है। तुम चेंज हो गई हो दीपिका। तुम चाहती थी कि ये फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करे, इसके लिए तुम बिल्कुल घरेलू बन गई हो और तुम बोलती हो कि तुम्हें हाउसवाइफ बनना था और ये तुम्हारा सपना लॉकडाउन में पूरा हो गया। बहुत दोस्त ऐसे अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मुझे लॉकडाउन की जगह पता नहीं चला कुछ भी। मैं मुझे हमेशा एज अ हाउसवाइफ, टिपिकल हाउसवाइफ जो होते हैं, मुझे जीना था, मैं ड्रीम एक्चुअली लिटरली। तुम बोलती हो कि मुझे मॉडर्न कपड़े पसंद है। जब तुम ससुराल सिमर का शो की शूटिंग करती थी तब तुम कहती हो कि तुम्हें मॉडर्न कपड़े पसंद है, लेकिन फर्स्ट हस्बैंड जो है वो अलाउ नहीं करता था। My fashion statement has always been whenever I'm comfortable. I love wearing long skirts with gay tops around the cheeks. That's what I'm actually feeling. And I'm mostly wearing western outfits. और आज जो हो तुम बिल्कुल झोला चाप कपड़ों में आ गई हो। और इस पर अगर कोई पॉइंट आउट करे तो ये बोलते हैं कि मुझे हमेशा से ही ढके ढके कपड़े में रहना पसंद था। घर पे भी वो फुल ऑन मेकअप करके मैं रहती हूँ। अगर मैं शूट पे रहूंगी, अगर मैं मतलब अपनी नुमाइश करूंगी तो मैं क्या मेरी चॉइस है, ये मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था, मैं बार-बार बोलती हूँ। जो लड़कियां जो कंफर्टेबल हैं स्किन टोन में, वेरी गुड, फैबुलस, मैं उनके अगेंस्ट नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर वो ये स्टेटमेंट यूज कर सकती है कि माय बॉडी माय चॉइस, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे नहीं करना है, ये मेरा कंफर्ट जोन है। मतलब तुम एक बात पर क्यों नहीं टिकती हो? इंडो वेस्टर्न से तुम एकदम मुगल जमाने में चली गई हो। जिस तरह के कपड़े तुम आज पहनती हो ना वो कोई भी नहीं पहनता है। तुम्हें लगता है कि तुम इससे जो हो मिडिल क्लास से रिलेट करोगे, लेकिन मिडिल क्लास की महिलाएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। वो तो बल्कि तुम्हें देखकर हंसती है कि तुमने अपनी हालत क्या कर ली है। तो ये सब जो चेंज तुमने लाया है ना अपने अंदर, वो तुमने इसलिए लाया ताकि ये फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करे। जो तुम ये रोती रहती हो ना कि इस फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया है, इस फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने इस फैमिली को एक्सेप्ट किया है। तुम इनके अकॉर्डिंग, इनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ढल चुकी हो बिल्कुल। तो यानी कि जो चेंज लाया ना वो तुम लेकर आई हो, इन्होंने कोई चेंज नहीं लाया है। इनकी लाइफस्टाइल तो बल्कि और ज्यादा अपग्रेड हुई है, बहुत ज्यादा कुछ बदला है इनकी लाइफ में। लेकिन तुम्हारी लाइफ में तुम बिल्कुल मतलब अपग्रेड तो बिल्कुल नहीं हुआ है तुम्हारा। और शादी के बाद जब एक बार इससे ना करवा चौथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अब मैरिज के बाद करवा चौथ का रखी नहीं। मैंने आई एम सॉरी, लेकिन इसमें ना तो मेरी मम्मी ने भी किया है, मैंने अपने घर में भी कभी करवा चौथ का छोटी दिखा नहीं है, तो इसमें मैंने आज तक कभी किया नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है मैं करवा चौथ का रखूंगी। एक्चुअली पता कैसे है, भूखे नहीं रहता, इवन खाए। हां जी वो भी है, मतलब पूरे खाए पिए में नहीं रहा जा सकता यार, हां कुछ चीजें अवॉइड कर सकते हो, पूरा भूखा नहीं। ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस दीपिका, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है फास्टिंग के लिए। तुम रखना चाहती हो तो रखो, लेकिन जब रमजान आती है, रमजान का ये जो महीना है उसमें इफ्तार ही एक वो है कि जब तक काम बहुत जरूरी ना हो तब तक सब उसको सेकेंडरी करके साथ बैठ के जो है इबादत करते हैं, इफ्तार करते हैं। तो सब जस्ट सच में इतने हम लाइक भी नहीं है जितने अल्लाह में नवाज देते हैं, उसके लिए जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। एंड बस वही है। आप मैरिज के बाद उसके बाद तुम जिस तरह से रोती हो, जो तुम दिखाती हो, एक वो तो बहुत वायरल गया था, एक्स पर भी, ट्विटर पर भी वो बहुत वायरल हुआ था। ये तुम जब रमजान जा रहे थे तब तुम किस तरह से रो रही थी। तो रमजान में भी तो तुम रोजा रखती ही हो, जहां तक मुझे लगता है कि ये नहीं रखती है। लेकिन जब तुमसे एक बार करवा चौथ के बारे में पूछा गया तो तुम कहती हो कि तुम भूखा नहीं रह पाती। तुम एक इजीली मैच्योर्ड आंसर भी दे सकती थी कि नहीं मैं इसे नहीं मानती, और जो लेडीज रखती है मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन तुमने क्या कहा कि मैं तो इसे नहीं मानती, मेरी मम्मी ने भी कभी नहीं रखा, और तुम कहती हो कि तुम भूखा नहीं रह सकती। ये कैसा जवाब हुआ? यानी तुम अपने इन लॉज को इम्प्रेस करने के लिए इतना ज्यादा कंप्लीटली अपने आप को चेंज किया है तुमने, ताकि वो लोग तुमसे खुश रहे, तुमसे इम्प्रेस हो जाए, और कुछ भी नहीं। और तुम तो जो हो वो दिवाली तक सेलिब्रेट नहीं करती थी। तुमने अपना जो दिवाली का फर्स्ट वीडियो बनाया था ना, व्लॉग बनाया था, उसमें तुम्हारे इन लॉज नहीं थे, और लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम्हारे इन लॉज कहाँ हैं, तुम अकेली क्यों हो इस व्लॉग में। तुम उनके साथ बिल्कुल रमजान बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हो, अगेन जो कि तुम्हें करना भी चाहिए। लेकिन तुम्हारे इन लॉज कभी तुम्हारी किसी भी फेस्टिवल में जो है वो उसको सेलिब्रेट करती ही नहीं है। तुम अपनी तरफ से उनको बिल्कुल जो हो वो उनमें रम चुकी हो, उनके जैसा बन चुकी हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए एक फेस्टिवल तक सेलिब्रेट नहीं करते। लोगों के कहने के बाद तुम अपनी मम्मी के घर जाकर जो है वो दिवाली सेलिब्रेट करती हो। तुम्हारे वीडियोस में कभी ये दिखता ही नहीं है कि तुम्हारे इन-लॉज ने कभी जो है वो तुम्हारी तरफ तुम्हारे फेस्टिवल्स के लिए जो है वो एफर्ट्स डाले हो। इवन तुम्हारे जनाब तो उनका तो क्या ही बोलो, उस आदमी ने कभी आज तक तुम्हारे पेरेंट्स को जो है वो रिस्पेक्ट कभी नहीं दी, जो कि हर एक इंसान को देनी चाहिए, जो कि हर एक दामाद देता भी है। तुम लोगों ने इंटर रिलीजन मैरिज की, लेकिन तुम्हारे बीच में कभी भी वो सब दिखाई नहीं है। तुमने भर भर के जो है वो दुनिया को लेक्चर दिया था। लोग हैं जो इंटर रिलीजन मैरिज या ये फैक्ट कि मैं एक हिंदू हूं और शोएब एक मुस्लिम है तो हम दोनों प्यार कैसे कर सकते हैं या शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं, लेकिन हमारी दुनिया प्यार की है, तो हम आपको सिर्फ प्यार से जवाब देना चाहते हैं। यहाँ अजान भी सुनाई देती है, आरती के गीत भी, ईद में बिरयानी भी बनती है, दीपावली में जलते हैं दीप भी। ये मोहब्बत की दुनिया है, इश्क है यहाँ का मजहब। बस एक दरखास्त करना चाहती हूँ आप सबसे, अब बस कर दीजिए इन बेबुनियाद रिवाजों की रीत भी। तो ये सब मैंने तो नहीं देखा है तुम्हारे घर में कि घंटियों की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल भी नहीं। वो तो तुम्हारे नीचे शायद तुम्हारी मॉम रहती है, वो करती है, उनके घर से घंटियों की आवाज आती है, लेकिन तुम्हारे घर से तो नहीं आती। तुम तो आज कलर भी लगवाती हो तो होली पे तो ये बोलते कि बस थोड़ा सा लगाना, अदरवाइज नहीं। लेकिन पहले तुम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती थी। तुम्हारे इन-लॉज ने तुम्हें एक्सेप्ट किया ही नहीं। अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट करते ना तो उसके साथ साथ तुम्हारा कल्चर भी एक्सेप्ट करते, थोड़ा बहुत तो करते।
लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले, और ये तो वीडियोस में दिखता ही है। तुम्हारे हस्बैंड खुद तुम्हारे पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो तुम अपने इन लॉज को देती हो। तुम्हारे घर में कोई आ जाए, तुम बहुत आ जाती हो, सब आगे इन लॉज आते हैं, तुम उन सबको क्या बोलती हो? भाभी नीचे सबको लेके आया, क्या घर चलो। तुम उनको ऐसे जो रिस्पेक्ट देती, वो रिस्पेक्ट कभी मैंने नहीं देखी कि शोएब ने तुम्हारे पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट दी हो। क्या कभी शोएब ने तुम्हारे पेरेंट्स को कभी उनको नमस्ते किया आज तक? मैंने किसी भी व्लॉग्स में नहीं देखा। क्या कभी उसने पाँव छूकर आशीर्वाद लिया है? जबकि ये तो करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने इंटर रिलीजन मैरिज की है। तो जब तुम उनके जो कल्चर की चीजें हैं वो एक्सेप्ट कर रही हो, तो शोएब तुम्हारा कल्चर को जो है वो थोड़ा सा भी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? वो तुम्हारे पेरेंट्स से ऐसे बिहेव क्यों नहीं करते? उसका बिहेव भी जो है ना वो थोड़ा अजीब सा ही रहता है। नीचे मिल गए बहुत दिनों के बाद है ना जी। मतलब घर में कोई बड़ा आता है वो तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो उसके दोस्त हो। वो आता है, वो गले लगेगा और ये बोलेगा कि कैसे हो, ठीक हो। यानी कोई नमस्ते नहीं करनी है, पाँव छूकर आशीर्वाद नहीं लेना है, कुछ भी जो है वो रिस्पेक्ट शो नहीं करनी है, बस गले लगना है। तुम्हारी तो इंटर रिलीजन मैरिज है ना, तो तुम जनाब का कल्चर एक्सेप्ट कर रही हो, तो जनाब तुम्हारा कल्चर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? तो तुमने क्या चेंज लाया है अपनी जिंदगी में? ये तो तुम्हारे वीडियोस में दिख ही रहा है कि तुमने क्या क्या चेंज लाया है। तुम्हारे जनाब जो है वो तुमको तो आई लव यू तक नहीं बोलते हैं। ऑडियंस, आप सब लोग जो है, आप लोगों ने शोएब का फर्स्ट एपिसोड तो देखा होगा, कोई लॉक किया नहीं देखा, मुझे बहुत पसंद है। उसमें कितना रोमांस उभर के दिखाया है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाते? तो इस वीडियो में तुम खुद कह रही हो कि तुम्हारे जनाब तुमको आई लव यू नहीं बोलते, प्यार नहीं दिखाते, लेकिन तुम चाहती हो कि तुम्हारे जनाब तुमको प्यार दिखाएं, वो तुम्हें आई लव यू नहीं बोलते। बट जनाब ने बोलते ही कहा, ये इंसान इतना कम बोलता है ना। इसके व्लॉग्स में भी बस एक ही गाना चलता रहता है, दिल को दिल लगी ना लगी, सिर्फ यही रहता है इसके व्लॉग्स में। ये बोलता ही नहीं है, कंटेंट पूरा खा जाता है बट बोलेगा नहीं। और अब तो मैडम को भी आदत हो गई है, शायद इसको पता लग गया है कि ये आदमी जो है ये बोलने वाला नहीं। अब तो इनमें खुद ने भी जो है ये सब बंद कर दिया है। Who's most likely to say I love you? नहीं ये सब नहीं होता, आज भी ये सब नहीं होता, बोला गया था सारी चीजें कर देंगे लोग, प्यार पैम्पर केयर हर चीज तकलीफ नहीं करने में बहुत ही ज्यादा, आज भी लग दिएगा। ये एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोलते हैं, और फिर ये बोलते हैं कि तुम एक दूसरे को जो है वो स्पेशल फील कराओ, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, उसके लिए कुछ करो। इसको बहुत हाईलाइट करूंगा, आप नहीं करते हो आपकी गलती है। अपने प्यार को एप्रिशिएट करना सीखो, अपनी फैमिली के बॉन्डिंग को एप्रिशिएट करना सीखो, क्योंकि आज की डेट में चीज सही है। एप्रिशिएट करना सीखो, तुम इस वीडियो में खुद कह रहे हो, लेकिन तुम खुद एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोलते। तुमसे लोग क्या सीखेंगे? तुम्हें देखकर लोग क्या सीखेंगे? बाकी कपल्स के बीच में भी तुम यही चाहते हो कि कोई एक दूसरे को आई लव यू ना बोले, पहले उनके बीच में नॉर्मल चलता रहे। तुम कह रहे हो कि सब हो जाता है, केयर हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग, ये सब है, लेकिन आई लव यू नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? फिर तुम दूसरों को ज्ञान देते हो, अगेन वही ज्ञान कि एक दूसरे को स्पेशल फील कराओ, एक दूसरे के लिए कुछ कीजिए। तुम लोग आई लव यू नहीं बोलते, इवन तुम लोगों ने तो Actually, दोनों नहीं, मैं भी बोलती हूँ, नहीं मैं भी बोलती हूँ, दोनों बोलते हैं, दोनों। Who's most likely to say sorry after the fight? डिपेंड करता है किसको लगेगा अच्छा मेरे लिए कौन ज्यादा गुस्सा हो गया? ज्यादा कुछ मना पड़ेगा, मैं सॉरी, नहीं, I want to know, no, मैं वैसा बोलती हूँ, no, right, no, anyway, मैं वैसा बोलती हूँ, no, come on, Joel, सॉरी के ऊपर भी तुम ये कहते हो कि हम दोनों ही जो है, पहले तुम लोग बोलते थे कि दोनों ही सॉरी बोलते हैं, लेकिन अब तो शायद मैडम भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उनको पता है कि इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता है। अब वो बिल्कुल अड़ी रहती है अपनी बात पे कि सॉरी सिर्फ वही बोलती है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि सॉरी जो होता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सॉरी जो होती है वो सिर्फ मैडम की तरफ से आती है, जनाब की तरफ से नहीं आती है। हम दोनों के इस बिहेवियर से ये पता चलता है कि तुम दोनों में से नार्सिसिस्ट कौन है ज्यादा, जनाब। यही इंसान जो है ना वो एक नार्सिसिस्ट है। एक इंटरव्यू में तो जनाब ये भी बोलते हैं कि जिस तरीके से एक मां अपने बच्चे को प्यार करती है, ऐसे भी आपने मुझे प्यार दिया, मेरी ख्वाहिश पूरी करी है, जो मुझे मान रहा है वो सारी चीजें उसने बिगाड़ा नहीं, इसने जो आज सारी चीजें यस। तो ये कह रहे हैं कि मैडम ने इनका ऐसे ध्यान रखा है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का रखती है। जहां तक मैंने इस्लाम को जाना है कि आप अपनी वाइफ को अपनी मदर से कंपेयर नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट है इस्लाम की, लेकिन ये ओपनली बोल रहा है कि इसकी वाइफ ने इसकी ऐसे केयर की है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का करती है। वैसे जहां तक मुझे लगता है कि ये बात सही भी हो सकती है, क्योंकि ना ये लेडी इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है अपने हस्बैंड को लेकर। अब इसका ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी, 14 घंटे की इसकी सर्जरी हुई। वहां से आने के बाद एक इंसान क्या सोचता है? अगर आप एक माँ बन चुके हो ना, तो सबसे पहले आप अपने बच्चे के बारे में ही सोचोगे। और दीपिका भी यही बोल रही है कि वो रूहान से दूर नहीं रहना चाहती थी, उसको रूहान की चिंता थी, अपने बच्चे की चिंता थी। लेकिन देखा है ना, उसी वक्त मतलब पहली लाइन क्या बोली है, आपने सुबह से कपड़े नहीं चेंज किए, आप बाहर नहीं गए क्या? मैडम ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद सबसे पहले अपने बड़े बच्चे के बारे में पूछा कि आपने अभी तक शर्ट नहीं बदली। तो ये
महिला ऐसी मेंटेलिटी की है, मतलब ये इसके मन में चलता रहता है, अपने जनाब को इम्प्रेस करना, उसको पैम्पर्ड करना। तो यानी कि इस महिला के दिमाग में बस यही सब चलता रहता है कि मेरे जनाब बस पैम्पर होते रहे, उनको ऐसा फील ना हो कि वो अकेले हैं। ये हमेशा उसके बारे में सोचती रहती है, लेकिन ये आदमी इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। इनके व्लॉग में वो जो प्यार होता है ना, वो दिखता ही नहीं है। एक वीडियो में, जब प्रेगनेंसी की बात है, जब मैं इनके व्लॉग देखती थी, वहां पर ये ना अपनी पायल दिखा रही थी और ये कुछ बात कर रही थी, और जनाब इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है। ये इसके वीडियो में कभी भी अपनी तरफ से कोई भी अच्छा एफर्ट नहीं डालता है कि मेरी बीवी व्लॉग बना रही है तो मैं कुछ स्माइल करूँ, कुछ बोलूँ, नहीं, ये बिल्कुल ऐसे बैठा रहे। और जब ये खुद का व्लॉग बना रहा होता है तब इसको ये चाहिए कि सारा कंटेंट इसके में आ जाए, दीपिका इसके साइड में बैठकर सब कुछ बताए, लेकिन ये अपनी बीवी के व्लॉग्स में कुछ भी नहीं बोलता है। तो सो मैडम जब अपनी पायल दिखा रही थी ना इस व्लॉग में, तो वहाँ पे जनाब बिल्कुल कोल्ड रिएक्शन के साथ वहाँ पे बैठे हुए थे, कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि व्लॉग बन रहा है, मुझे कुछ बोलना चाहिए। कंसंट्रेशन नहीं है, क्या चल रहा है? कुछ कुछ सच बोलो, अभी फोन पे लगे थे, काफी देख ली क्लिप सबने। क्या चल रहा है? सोच रहा हूँ कि कहीं घूम आऊं। जाओ, कहाँ? तो सब मैं थोड़ी स्माइल ही कर देता हूँ, नहीं, यहाँ पर मुझे जो है ना मैडम के लिए सच में पर्सनली बहुत बुरा लगा था कि एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट है वो आपसे बात कर रही है, लेकिन आप बिल्कुल अनइंटरेस्टेड होकर वहाँ पर बैठे हैं, कोई मतलब बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे बुरा लगता है इसके लिए थोड़ा बहुत, प्रेगनेंसी में स्पेशली जब आपका पार्टनर आपको ऐसे ट्रीट करे वहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो मुझे यहीं पर इसके लिए बुरा लगता है और कहीं भी नहीं। लेकिन जैसा इनके व्लॉग्स में दिख रहा है, इतना प्यार तो इनके व्लॉग्स में नहीं है, सिर्फ ढोंग दिखता है। सो यही है इनकी सच्चाई, और इनको महान बनने का बहुत शौक था, भर भर के ये दूसरों को लेक्चर देते हैं अपने व्लॉग्स में, दुनिया भर का ज्ञान देते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि घर का बॉस कौन है, तो ये पहले बोलते थे कि घर का बॉस जो है वो दीपिका है, लेकिन अब घर की बॉस कौन है, अब ब्लॉगिंग के बाद घर का बॉस कौन है? मुंबई से पूछा है घर का बॉस कौन है? जिस घर में कोई एक बॉस हो जाता है ना, वो घर नहीं होता। कहना चाहूंगी यस, यही ज्ञान, इसी ज्ञान की वजह से लोग जो है ना वो तुमसे पक गए हैं, क्योंकि तुम दुनिया को बैठ के इतना ज्ञान देते हो ना। ऑलरेडी लोग जो है ना वो दुनिया में ज्ञानी है, हर किसी के पास आज इंटरनेट है, अगर किसी को के पास नॉलेज नहीं है तो वो देख सकता है नॉलेज कहीं से। लोग जो है ना वो ऑनलाइन आते हैं खुशी के लिए, कि उनको थोड़ी स्माइल मिले, थोड़ा उनकी जिंदगी में ऑलरेडी इतने दुख होते हैं, वो थोड़ा बहुत ना खुशी ढूंढने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग बैठ के इनके जैसे जो है दूसरों को ज्ञान देने लग जाते हैं, जिनके खुद के रिश्ते ऐसे हैं, जिनके खुद के रिश्ते खोखले हैं, वो दूसरों को बैठ के अब जज करते हैं। तो लोग इससे पक चुके हैं, किसी को नहीं सुनना है ये ज्ञान। ऑलरेडी दुनिया में बहुत लोग ज्ञानी बने हुए हैं, तुम बस ब्लॉगिंग करते हो तो ब्लॉगिंग दिखाओ। आपको जो करना है करो, आपको रोल करना है आप रोल करो, आपको रोस्ट करना है आप रोस्ट करो, आपको जो करना है आप वो करो। एक चीज की हमेशा खुशी रहेगी कि वी आर देयर, क्योंकि जब से तुमने ये लेवल वाली बात की है ना, तब से ही तुम्हारे व्यूज जो है वो बहुत डाउन जा रहे हैं, इसी एटीट्यूड की वजह से। इसी एटीट्यूड की वजह से आज तुम्हारे व्यूज जो है वो डूब चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि अब लोगों को पता चल चुका है कि तुम्हारा लेवल कहाँ है। तुमने एक मैरिड औरत के साथ चक्कर चलाया था, ये तुम्हारा लेवल है जनाब।